हेलो एवरीवन, माई सेल्फ यादवेंद्र यादव। आप सभी का स्वागत है एसएससी एजुस्पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग साइंस के बहुत इंफॉर्मेटिव एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी के लिए या यूं कहें कि अन्य कॉम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम्स हो सारे के सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, पहला एमसीक्यूज है हमारा। पहला एमसीक्यू दोस्तों कहता है आपसे कि किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है। आपको दोस्तों बताना है कि किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका में यानी कि ह्यूमन कोशिका में, मानव कोशिका में और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। पादप का मतलब दोस्तों होता है कि पौधों, बोटनी जिसको हम बोलते हैं, यानी कि पौधों में, ट्रीज में और पशुओं में किसकी कोशिका के कारण भिन्नता पाई जाती है। तो दोस्तों वो होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या आपसे कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका घटक होता है? आपको बताना है कि सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका घटक होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कोशिका भित्ति। इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? कोशिका भित्ति का घटक होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवित जीवों का संरचनात्मक और कार्यात्मक एकक क्या है? दोस्तों आपको बताता है कि जीवित जीवों का संरचनात्मक और कार्यात्मक एकक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बच्चों ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कोशिका। कोशिका का मतलब दोस्तों सेल होता है ना? कोशिका का मतलब सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आनुवंशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? यानी कि आनुवंशिक सूचनाएँ जो होती है ना, जो अ, आनुवंशिक होती है, जैसे कि आपके पहली पीढ़ी की कोई, अगर कोई पहली पीढ़ी में कोई सूचना होगी, तो वो आपके अंदर भी सूचना वो ट्रांसफ़र हो जाती है, तो ऐसा कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों डी करेक्ट होगा, यानी कि डीएनए करता है ना? आनुवंशिक सूचनाओं का जो मास्टर कॉपी होता है, वो डीएनए होता है दोस्तों, डीएनए, डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, डीएनए। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रतिजन क्या होता है? अगला प्रश्न है प्रतिजन क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रतिजन क्या होता है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। दोस्तों इसका सही जवाब है प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस दोस्तों आए हुए किसी न किसी एग्जाम में। नग्न आँखों से देखे जाने वाले कोषाणु कोशिका का छोटा आकार क्या होता है? दोस्तों जो नग्न आँखों से हम कोषाणुओं को देख सकते हैं, उनका छोटा आकार क्या होता है? आपको बताना है, तो वो होगा 100 माइक्रोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों 100 माइक्रोन से नीचे के जो विषाणु या कोषाणु या बैक्टीरियाज़, वायरस होते हैं, हम उनको देख नहीं सकते। इसलिए 100 माइक्रोन इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बच्चों देखिएगा। अगला प्रश्न है अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित होता है? आपको बताना है कि अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा अवशोषण। अंतःशोषण की प्रक्रिया में अवशोषण निहित होता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। ऊतक जन किसके बाह्य त्वचा बनाती है? ऊतक जन जिसके बाहर त्वचा बनाती है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा त्वचाजन। इसका सही जवाब होगा त्वचाजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। और बच्चों ये एसएससी जीडी में आए हुए सारे के सारे प्रश्न हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। डम्बेलनाकार द्वार कोशिकाएं कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गेहूं में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। गेहूं में जो कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं डम्बेलनाकार। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि अगला प्रश्न है ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? दोस्तों आपको बताना है कि ग्लूकोज किसका प्रकार होता है? तो हेक्सोस शर्करा का ग्लूकोज एक प्रकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये एसएससी जीडी एग्जाम में दोस्तों पूछा हुआ है, आप ध्यान में रखिएगा, एसएससी जीडी में। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की कितनी संख्या होती है? दोस्तों सूत्रकणिका को हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जानते हैं। बॉडी का पावर हाउस, बॉडी के पावर हाउस की अगर बात की जाए तो हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। जीवाणुओं की जो कोशिका होती है उसमें शून्य माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, यानी कि सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बच्चों डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो दोस्तों आपको बताना है कि अगर हमारे बॉडी की सेल में ऊर्जा की कमी हो जाए तो तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट होगा, ग्लूकोज लेना चाहिए,
यानी कि इसका ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ग्लूकोज लेना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, गाजर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि गाजर का जो कलर होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कैरोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, कैरोटीन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिकी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा जीव कोशिकी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो दोस्तों ये बैक्टीरिया नहीं हो सॉरी वायरसेस नहीं होते हैं, बैक्टीरिया नहीं वायरसेस नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, वायरस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन-सा संयोजी ऊतक नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका संयोजी ऊतक नहीं होता है? तो इसका सही जवाब होगा हृदय मांसपेशी। हृदय मांसपेशी का ऊतक संयोजी ऊतक नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, हृदय मांसपेशी। 17वां प्रश्न देखिए बच्चों, एक विशेष काम करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों अगर ग्रुप ऑफ सेल्स की बात की जाए, कोशिकाओं के समूह की बात की जाए, उसको क्या कहते हैं? तो आप ध्यान में रखना, उसको हम कहते हैं ऊतक, यानी कि टिश्यू, ऊतक, है ना? ये रहा हमारा ऊतक। बहुत सारी कोशिकाएँ मिलकर के ऊतक बनाती हैं और बहुत सारे ऊतक मिलकर के एक अंग बनाते हैं, एक पार्ट बनाते हैं और बहुत सारे जब पार्ट आपस में मिलते हैं, तो वो ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न बच्चों देखिएगा 18वां, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? शक्ति ग्रह का मतलब दोस्तों पावर हाउस, जिससे कोशिकाओं को एनर्जी मिलती है। निम्नलिखित में से किसको कोशिकाओं का पावर हाउस कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा सूत्रकणिका, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बॉडी का पावर हाउस, ठीक है, बॉडी का पावर हाउस के नाम से, और इसी को मानव शरीर का या पशु शरीर का, ठीक है, इसको जीवों की सारी जीवों के समूह का शक्ति ग्रह के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए 19वां, एक कोश की जीव कैसे प्रजनन करते हैं? दोस्तों आपको बताना है कि जो एक कोश की जीव होते हैं वो प्रजनन कैसे करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा कोशिका विभाजन के द्वारा। कोशिका विभाजन के द्वारा ही एक कोश की जो जीव होते हैं वो प्रजनन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों यहाँ पर प्रजनन का मतलब है रिप्रोडक्शन। चलिए प्रजनन का मतलब दोस्तों यहाँ पर है रिप्रोडक्शन। 20वां प्रश्न देखिएगा, ग्लाइकोलिसिस का उत्पादन क्या होता है? आपको बताना है कि ग्लाइकोलिसिस का उत्पादन दोस्तों क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, पायरुविक अम्ल। ग्लाइकोलिसिस किसको बोलते हैं दोस्तों? पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल के उत्पादन को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस का बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 21वां प्रश्न है, स्पंज क्या होते हैं? आपको बताना है कि स्पंज दोस्तों क्या होते हैं? स्पंज क्या होते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों स्पंज की अगर हम बात करें तो स्पंज एक प्रकार का कवक होता है, समुद्री कवक होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्पंज को हम समुद्री कवक के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पर एनिमेशन गलत हो गया है, आप बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? तो दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, तने के वलय की संख्या को गिनकर किसी भी पेड़ की हम औसत लगभग उम्र निकाल सकते हैं कि वो लगभग कितने वर्ष का होगा। जैसे कि मैंने कह दिया कि इस पेड़ में, अगर मैंने कह दिया इस पेड़ में 30 वलय हैं, तो इसका मतलब है कि इस पेड़ की आयु लगभग 30 साल की होगी। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। 23वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो ध्यान में रखिएगा, सभी को पता होगा, वो होता है शुतुरमुर्ग। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, पुष्प की सुखाई गई कलियों का मसाला के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि एक पुष्प होता है जिसकी सुखाई गई कलियों का मसाला के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उस मसाले को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, उस मसाले को हम लौंग के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और ये बच्चों पूछा हुआ है सीएचएसएल में, सीएचएसएल 2017 में आया हुआ ये प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी सबसे छोटा होता है? ऑप्शन ए है कबूतर, तोता, या गुंजन पक्षी, या फिर गौरैया। दोस्तों सबसे छोटा पक्षी होता है गुंजन पक्षी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ये फोटो है गुंजन पक्षी की, बहुत ही प्यारा पक्षी है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा।
26 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशालतम स्तनपायी कौन सा है? आपको बताना है कि सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, व्हेल मछली। ये है दोस्तों व्हेल मछली, और व्हेल मछली सबसे बड़ी स्तनपायी जीव होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 27। आभासी फल का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? दोस्तों आपको बताना है कि आभासी फल निम्नलिखित में से कौन सा होता है? सेब, ऑप्शन नंबर बी है अमरूद, ऑप्शन नंबर सी है आम, ऑप्शन नंबर डी है टमाटर। तो दोस्तों आभासी फल होता है सेब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, सेब। चलिए 28 प्रश्न नंबर देखिएगा दोस्तों। 28 प्रश्न नंबर कह रहा है कि अस्थियां किसमें वलित होती हैं? दोस्तों आपको बताना है कि किस जीव में अस्थियां वलित होती हैं? वलित का मतलब गोल होती हैं। ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, वर्ड्स में, यानी कि पक्षियों में। तो दोस्तों पक्षियों में जो हड्डियां होती हैं वो वलित होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों आपको बताना है कि जो शीत-रुधिर जंतु होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? शीत-रुधिर जंतु कौन-सा होता है? तो मैं आपको बता दूँ जो स्नेक्स होते हैं उनको हम शीत-रुधिर जंतु के नाम से जानते हैं, साँपों को। अगला प्रश्न देखिएगा 29। 29 प्रश्न कह रहा है कि कौन-सा पौधा कीट पकड़ता है? आपको बताना है कि कौन-सा पौधा कीट यानी कि कीड़ों को पकड़ता है? तो दोस्तों वो पौधा होता है ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। ऑस्ट्रेलियन एकेसिया नहीं सॉरी दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर सी नेपेटास। नेपेटास एक ऐसा पौधा होता है जो कीटों को पकड़ता है। यह है नेपिटास का पौधा। यहाँ से कीट एंट्री करते हैं और ये जब एंट्री हो जाती है तो ऊपर आपको ये ढक्कन दिख रहा होगा, ये ढक्कन धड़ाम से यहाँ से बंद हो जाएगा और कीट को अंदर ही ये क्या कर देगा? पचा देगा अंदर ही, और कीट को मार करके ये क्या करेगा? पौधा खा जाएगा। इसीलिए इसको नरभक्षी पौधे के नाम से भी जानते हैं, है ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नेपेटास इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कंदरा मांसबंधनी किसको जोड़ता है? दोस्तों आपको बताना है कि कंदरा जो होती है वो किन 2 के बीच में पाई जाती है, मांसपेशी या हड्डियों के बीच में? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पेशी और हड्डी से। पेशी को हड्डी से दोस्तों जोड़ती है कौन? कंदरा। कंदरा पेशी से हड्डी को जोड़ती है। तो दोस्तों ये थी 30 इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन जो हर किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो के लिए लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कमेंट्स तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।